फिनलैंड ने पहली बार चाइना को क्यों एज चैलेंज अपनी डिफेंस रिपोर्ट में बताया है। चाइना ने अपने आप को एक नियर आर्टिक स्टेट घोषित कर दिया, मतलब खुद ही बता दिया कि मैं आर्टिक स्टेट हूँ। कि चाइना जब दावेदारी करता है तो कुछ भी कर लेता है उसके लिए। ये जो अंडर सी केबल का जो डिस्कनेक्ट किया गया था, उसको काटा गया था, वो चाइना ने किया था और ये काम सिर्फ चाइना ही कर सकता है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज बात करने वाले हैं फिनलैंड, जो कि नेटो का नया मेंबर है। उसने पहली बार अपनी डिफेंस रिपोर्ट में चाइना को एज चैलेंज आइडेंटिफाई किया है और जो चाइना इंडो पैसिफिक रीजन में कर रहा है उस सब को भी हाईलाइट किया है। साथ ही साथ इंडिया के साथ डिफेंस कॉपरेशन करने का इनिशिएटिव करने की उम्मीद जताई है। ये एक ऑफर या प्रपोजल, आप जो भी कहें। अब इस सब का क्या मतलब है, इस पूरी इक्वेशन को समझेंगे कि फिनलैंड ने पहली बार चाइना को क्यों एज चैलेंज अपनी डिफेंस रिपोर्ट में बताया है और इंडो पैसिफिक में क्यों वो भारत के साथ या फिर जो चाइना कर रहा है उसको काउंटर करने के लिए भारत के साथ डिफेंस कॉपरेशन करना चाहते हैं। ये सारी चीजें हम समझेंगे हमारे मेहमान उमेश अग्रवाल जी से। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, फिनलैंड जो नेटो का नया मेंबर है उसने अपनी डिफेंस रिपोर्ट में चाइना को एज चैलेंज आइडेंटिफाई किया है। साथ ही साथ भारत के साथ डिफेंस कॉपरेशन की भी बात की है और ये भी बताया कि क्या कुछ चाइना इंडो पैसिफिक रीजन में कर रहा है। ये जो अपडेट है, डेवलपमेंट है फिनलैंड की तरफ से जो आ रहा है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए अंबर जी, जो आर्टिक का रीजन है वो हमेशा साल के 6 महीने के अंदर वो हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है और इसके कारण इट इज नॉन नेविगेशनल। मतलब आप उधर से अपनी शिप्स ले जा नहीं सकते, कार्गो शिप्स एनजीज, क्योंकि बर्फ जमी रहती है। अब जी। रिसेंट वर्षों में क्या हुआ है, आपने देखा होगा कि ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द द सी रूट हैज बिकम नेविगेशनबल और हम्म। इसके कारण वर्ष में बहुत टाइम तक आप सी रूट के थ्रू यू कैन सेंड द गुड्स एंड यू कैन थ्रू शिप्स। इट इज बेसिक नेविगेशन हो रहा है और हम्म। आर्टिक के नीचे बताया जाता है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के नेचुरल रिसोर्सेज है। जी। ट्रिलियंस मतलब आप सोच लीजिए 45 से 50 ट्रिलियन डॉलर्स के रिसोर्सेज है। और आर्टिक का जो कोस्ट लाइन है उसमें एक रशिया प्रिडोमिनेंट प्लेयर है और उसके बाद यूएसए भी है। फिर बाद में ये छोटे छोटे नॉर्डिक कंट्रीज है, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। अब फिनलैंड जो एक नॉर्डिक कंट्रीज भी है और आपने नेटो मेंबर भी बताया है, उन्होंने अपना डिफेंस रिपोर्ट जारी किया है। क्या है, चाइना ने अपने आप को एक नियर आर्टिक स्टेट घोषित कर दिया, मतलब खुद ही बता दिया कि मैं आर्टिक स्टेट हूँ। चाइना इज 1400 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम आर्टिक। उसके बावजूद उसने अपने आप को नियर आर्टिक स्टेट बोल दिया। इसका मतलब क्या है, फ्यूचर नेविगेशन के अंदर चाइना बोलेगा कि सिंस मैं मानता हूं कि मैं नियर आर्टिक स्टेट हूं, आई हैव द राइट्स टू नेविगेट द रूट्स। मैं यहाँ पे नीचे जितने भी रेयर अर्थ मिनरल्स जो भी है, इसमें मेरा भी क्लेम है। और उसने क्या किया, 2018 में पोलर सिल्क रूट बनाया। पोलर सिल्क रूट को बनाया पीआरआई के एक्सटेंशन में, ठीक है। और उसके बाद आपने देखा है कि चाइना जब दावेदारी करता है तो कुछ भी कर लेता है उसके लिए। थोड़े दिन पहले आपको मालूम होगा कि अंडर सी केबल कटिंग हुआ हुआ था, जिसके कारण इंटरनेट स्पीड डिसरप्ट हो गया था, इंटरनेट सर्विसेज। बताया जाता है ये जो अंडर सी केबल का जो डिस्कनेक्ट किया गया था, उसको काटा गया था, वो चाइना ने किया था। बताया जाता है, एलिज्ड है। बट हमें जी। मालूम है किसी और को कोई फायदा नहीं है और ये काम सिर्फ चाइना ही कर सकता है। और चाइना ने पिछले दिन 2-3 दिन पहले अंडर सी जो एक्सप्लोरेशन या कटिंग के लिए जो एक व्हीकल है वो भी लोगों को बताया भी है, मतलब मीडिया में रिपोर्ट जाहिर की है। तो मोस्ट लाइकली चाइना कैन बी द फ्यूचर डिसरप्टर। वो एक तरह से अपने आप को चैलेंजर प्रूव करेगा और वो बोलेगा कि मैं इधर के नेचुरल रिसोर्सेज मेरे हैं। इसके लिए फिनलैंड ने बोला है कि चाइना एक फ्यूचर थ्रेट है। उस आपने देखा है कि कैसे इंडो पैसिफिक में चाइना ने आर्टिफिशियल आइलैंड बना के फिर बाद में जो टेरिटोरियल मैरीटाइम बाउंड्री है साउथ चाइना सी में,
सबके साथ उसका डिस्प्यूट है। फिलीपाइंस देख लीजिए, वियतनाम देख लीजिए, इंडोनेशिया देख लीजिए, जापान देख लीजिए और ताइवान देख लीजिए, सबके साथ उसका डिस्प्यूट है। यहाँ तक और इससे घबरा के फिनलैंड ने एक तरह से रेड फ्लैग रेज़ कर दिया है और उन्होंने ये भी देखा है कि चाइना एक तरह से बोलते हैं कि अ, एक एक्सपेंशनिस्ट पावर है। एक्सपेंशनिस्ट है। जी। हाँ, हाँ, तो एक तरह से वो अपनी समुद्री सीमा बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जी। अंबर जी, एक और एक चीज़ आपको ये बता देता हूँ। जब चाइना आता है तब ऐसा नहीं है कि एक सिक्योरिटी थ्रेट भी है उनको और आपको ये भी मालूम है कि जो ग्रीनलैंड के अंदर भी आपको मालूम है कि अमेरिका ने जो ग्रीनलैंड को परचेज़ करने की बात करे या फोर्सफुल एक्वायर करेंगे, वो चाइनीज़ थ्रेट के कारण ही किया है क्योंकि ग्रीनलैंड के नीचे बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स है और चाइना ने उधर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। अब फ़िनलैंड को लग रहा है कि ये सब चीज़ में वो भारत को एक तरह से एक अल्टरनेटिव मानता है और उनको मालूम है इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जिसने आज तक चाइनीज़ जो हेगेमनी है उसके खिलाफ खड़ा हुआ है। गलवान में जिस हिसाब से हमने उनको अ गलवान में जैसे हमने उनको फ़ोर्स किया था कि वो पीछे जाए और 4 से 5 साल से मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है बॉर्डर पे। तो उनको समझ में आ गया जब तक चाइना को हम अपोज़ नहीं करेंगे, वो बाज़ नहीं आएगा और भारत के अलावा किसी भी नेशन के पास वो पावर नहीं है, जो चाइना को मैच कर सके इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिसोर्सेज़। भले ही हमारी क्षमता कम है, बट हम एक तरह से उनको रोक के रख सकते हैं। तो इसके लिए वो भारत के साथ डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें, इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात करें, सैटेलाइट इमेजरी की बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स डेवलप करने की बात कर रहे हैं, मैरीटाइम पेट्रोलिंग की बात कर रहे हैं और आपको मालूम है कि रशिया के साथ हमने चेन्नई व्लादिवोस्टॉक सी रूट डेवलप कर रहे हैं, जो साउथ चाइना सी से होते हुए जाएगा और रशिया ने भारत को एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर भी बोला है आर्कटिक में और 70% ऑफ द आर्कटिक इज मैनेज्ड बाय रशिया क्योंकि जो कोस्टलाइन है आर्कटिक का, वो रशिया की कोस्टलाइन से मेल खाता है। पिछले साल आपको याद होगा कि रशिया ने उनको जो एक चीज़ होता है कि आपको जब आर्कटिक में नेविगेशन करना रहता है, देन यू एम्प्लॉय आइस ब्रेकर्स और आइस ब्रेकर्स के जो शिप्स हैं, वो रशिया के पास है और रशिया ने भारत की कंपनीज़ को शिपिंग कंपनीज़ को ऑर्डर भी दिया था कि आप हमारे लिए आइस ब्रेकर्स बनाइए, तो भारत वो काम भी कर रहा है। और रशिया भारत को सपोर्ट कर रहा है, फ़िनलैंड अभी सपोर्ट कर रहा है और रशिया भी जानता है द ओनली कंट्री व्हिच कैन टेक चाइना इज़ इंडिया और अब और इंडिया का इन्वॉल्वमेंट आर्कटिक में बढ़ रहा है और एक तरह से इंडिया को सबको मालूम है इंडिया इंटरनेशनल लॉज़ जो फॉलो करता है, जो सेट कन्वेंशंस है, अपने हिसाब से तोड़ता-मरोड़ता नहीं है। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके अंदर आप देखेंगे कि जब फ़िनलैंड बोलता है और रशिया भी एक तरह से भारत को सपोर्ट करता है, तो कहीं न कहीं आर्कटिक में इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रेड रूट को डेवलप करने की ज़रूरत पड़ेगी, नेविगेशनल के लिए करनी पड़ेगी। तो चाइना का इन्फ्लुएंस उधर कम करने के लिए भारत को लेके आ रहे हैं। क्योंकि आज आप देखिए ह्यूमन रिसोर्सेस के हिसाब से, जिस मिलिट्री माइट के हिसाब से और एक तरह से मार्केट के हिसाब से क्योंकि अगर आपको नेचुरल रिसोर्सेस है, इट विल बी कंज्यूम्ड बाय द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड नेशन इन द वर्ल्ड, वो इंडिया ही है और चाइना की पॉपुलेशन तो धीरे-धीरे कम होती जा रही है, आपको भी मालूम है। तो फ्यूचर में भारत का इन्वॉल्वमेंट इज़ एब्सोल्यूटली नेसेसरी और ये फ़िनलैंड ने ये बात समझी है और इसके लिए उन्होंने बोला है कि भारत के साथ वो एनहांस डिफेंस टाइज़ चाहते हैं। ओके। अब जबकि हम देख रहे हैं कि रशिया है, फ़िनलैंड है, लगातार भारत के साथ समर्थन में कई सारी बड़ी ताकतें आ रही हैं। फ़िनलैंड नेटो का नया मेंबर है। ऐसे में चाइना को काउंटर करने के लिए वैसे भी हम सब जानते हैं कि किस तरह से लगातार चाइना इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में, साउथ चाइना सी में क्या कर रहा है, ताइवान के साथ जो भी लगातार है, वो सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। ऐसे में कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि चाइना की जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको कंट्रोल करना रीजन के अंदर?
देखिए बहुत एब्सोल्युटली नेसेसरी है भारत को अपने आप को इन्वॉल्व करना, क्योंकि चाइना इंडियन ओशन रीजन में उसने आपने देखा है कि पाकिस्तान को एक तरह से अपना वसाल स्टेट बना चुका है। बांग्लादेश में चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। अ, अ, और इसके अंदर श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा पोर्ट उन्होंने ले लिया है। हम्म। मालदीव में हमारे मुजू साहब वॉलीबॉल खेलते रहते हैं, कभी बेनिफिट चाहिए तो इंडिया के पाले में आ जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। तो आप सोचिए कि नेपाल को भी आपने देखा है कि कैसे वहाँ पे जो ओली गवर्नमेंट है वो चाइना के गुण गाते रहता है। तो चाइना जो इंडियन बॉर्डर्स में हमारे जो नेबर्स है उनको इंडिया के खिलाफ करता जा रहा है। तो कहीं न कहीं हमें एक तरह से चाइना को उसी की भाषा में जवाब देने की ज़रूरत है और हमें अपने आप को चाइना के जो भी डिस्प्यूट है उधर इन्वॉल्व करने की भी बहुत ज़रूरत है। मेरा मानना है ताइवान के अंदर हो या फिलीपाइंस के अंदर हो या वियतनाम के साथ हो और शायद कहीं भी हो, तो इंडिया अगर इसमें एक लीड लेता है, तो एक तरह से अपने आप को पोज़ीशन कर सकता है एज़ अ ग्लोबल पावर टू टेक ऑन चाइना। क्योंकि रशिया देखिए डायरेक्टली चाइना को ले नहीं सकता, क्योंकि रशिया बहुत डिपेंडेंट है चाइना के साथ ट्रेड में। उनका जो ट्रेड अराउंड $250 बिलियन होता है साल का। इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर रशिया। तो कहीं न कहीं आप ये देखिए कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट जब होगा, तो वहाँ पे आर्टिक में फ़िनलैंड हमारे से डिफेंस इक्विपमेंट्स भी लेने की कोशिश करेगा। क्योंकि आपको मालूम है अभी नेटो में ईयू और यूएसए के बीच में तनातनी चलती जा रही है और ईयू बोल रहा है कि दे विल नॉट बी रिलाइंग ऑन अमेरिकन वेपन्स एनीमोर। तो एक तरह से हमारे लिए एक फिनलैंड और अदर नॉर्डिक कंट्रीज इज बिकमिंग अ मार्केट। आपको मालूम है कि बेल्जियम के प्रिंस आए थे और उर्सुला वॉन डर लेyen भी आई थी, ईयू की चेयरपर्सन। वो आए थे यहाँ पे डिफेंस टाइज बनाने के लिए। तो जी। एक बहुत ही एक तरह से मैं बोलता हूँ अच्छा मार्केट है भारत को डेवलप करना चाहिए और भारत अगर अपना शक्ति दिखाएगा इसमें, तो आप सोचिए ईयू के अंदर जो 26 से 27 कंट्री है, सब लोग आप अपने आप को पोज़ीशन कर सकते हैं। अपना ट्रेड, अपना इन्फ्लुएंस, अपना हार्ड पावर, अपना सॉफ्ट पावर, टेक्नोलॉजिकल पावर, मिलिटरी पावर, नेविगेशनल पावर, एवरीथिंग यू कैन शो। So I think this is very much important development to position India as a global power to counter Chinese hegemony in the seas. एब्सोल्युटली। और जिस डिफेंस कॉर्पोरेशन की बात फिनलैंड ने की है भारत के साथ, अगर ये होता है, सिंस ये ऑफर आ रहा है, तो ऑफ कोर्स ये कोई बुरा ऑफर नहीं है, अच्छा है, तो उसको ऑफ कोर्स डेफिनेटली इस पे सरकार कुछ ना कुछ करेगी। इस कॉर्पोरेशन के बाद क्या असर भारत की ग्लोबल पोजीशन पे पड़ने वाला है? देखिए भारत का तो जो कद है ग्लोबल पोजीशन वो बढ़ता जाएगा और भारत अपने आप को मैंने आपको जैसे बताया कि अपने आप को पोजीशन करेगा एज एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर चाइना और एक तरह से चाइनीज थ्रेट को जब काउंटर करने की बात होगी वहां पे भारत खड़ा दिखाई देगा। और आपको मालूम है चाइना आज की डेट में भारत के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में नहीं आना चाहता और वो भारत को इनडायरेक्टली हर्ट कर रहा है। वो एक तरह से पाकिस्तान को वेपन्स दे रहा है, वो जाके बांग्लादेश को दे रहा है, पर भारत के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं करना चाहता। अगर भारतीय सोल्जर्स की एफिशिएंसी और वो इतनी अच्छी है, अगर वो कहीं न कहीं अगर युद्ध हो जाए तो चाइना के एरिया में भी घुस जाएँगे। तो चाइना का जो पोज़ीशन होता है एज़ अ ग्लोबल पावर दैट विल टेक अ बीटिंग। एक चीज़ आप भूल गए अंबर जी, चाइना हैज़ अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स विथ ऑल इट्स 17 नेबर्स इंक्लूडिंग रशिया। ये तो तो कौन भूल सकता है, ये सब जानते हैं इस बात को, हाँ, भूलने तो से एक क्या जगह अगर आप देखेंगे कि उनका जो बोलते हैं ना कि वो एक डर बैठा के रखा है, शाम से ज़्यादा शाम का डर बैठा के रखा है, प्रोपेगेंडा के साथ। अगर भारत ने एक तरह से वो चाइनीज़ क्लेम को फॉलो कर दिया, इट विल बी अटैक फ्रॉम ऑल द साइड्स। चाइना वो कभी नहीं चाहता। इसके लिए वो यूज़ करता है प्रॉक्सीज़ को। वो प्रॉक्सीज़ को यूज़ करता है म्यांमार में यूज़ कर रहा है, फिर बाद में बांग्लादेश में यूज़ कर रहा है, पाकिस्तान में यूज़ कर रहा है, नेपाल में यूज़ कर रहा है, मालदीव में यूज़ कर रहा है। तो भारत को ऐसे एनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है। तो इंडिया शुड आल्सो डू द सेम थिंग और इंडिया का ग्लोबल स्टैंडिंग बढ़ेगा और एक तरह से अगर हम चाइना को अगर ठीक ठीक कर सकते हैं, तो एक तरह से भारत विल बिकम एन अल्टरनेटिव।
फॉर एंड बिकम द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। और आज इस फील्ड में इंडिया और चाइना दोनों compete कर रहे हैं इस इधर इस स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में। एंड इंडिया का ऐसा है कि रशिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप है, ट्रम्प के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप है, तो इंडिया कहीं भी नेविगेट हो जाता है। बोलते हैं ना, जो एस ऑफ कार्ड्स में जो बोलते हैं जोकर है, कहीं भी जाके फिट हो जाता है। भारत वैसा है, कहीं भी भारत के साथ किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ कोर्स उसके पीछे की वजह है क्योंकि भारत कभी भी ना तो किसी को जंग में आने के लिए फोर्स करता है, ना किसी पे हमला करता है, ना ही किसी की ज़मीन पे कोई कब्ज़ा करता है, ना किसी के रिसोर्स पे कब्ज़ा करता है, ना किसी देश में जाकर जैसे कि जिस तरह से चाइना करता है। चाइनीज़ पॉलिसी पूरी दुनिया में क्लियर है, सब चाइना से घबराते हैं। अफ्रीका में चाइना के अगेंस्ट में एक सेंटिमेंट बढ़ चुका है। श्रीलंका में क्या हुआ, उस कर्ज़ से चाइनीज़ कर्ज़ से बाहर निकालने में फाइनली इंडिया ने ही श्रीलंका की मदद की। फिर उसके बाद पाकिस्तान का जो हो रहा है, तो पाकिस्तान तो अपना अंजाम खुद भुगतेगा जो चाइना के जाल में फँस के उसने किया है। या तो चाइना ही सीख लेगा सबक हाँ, अंत में क्योंकि उन्होंने दुनिया भर को लूटा है, तो पाकिस्तान ही सबक सिखा देगा या फिर चाइना खुद सबक सीख जाएगा। तो मतलब 2 ही इसमें चीज़ें होने वाली हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि बांग्ला उस जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, वहाँ पे भी चाइना काफ़ी इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरह से इनिशियली शी जिनपिंग काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे थे बीएलए और उस सब को लेकर और उन्होंने कहा था कि अगर ज़्यादा कुछ हुआ तो हम देखेंगे, इसको आगे बढ़ाएँगे। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट का ये मानना है कि इससे ज़्यादा चाइना इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेगा बलूचिस्तान के अंदर, जो आर्मी के आने की बात हो रही थी कि चाइना अपनी आर्मी उतारेगा, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आएगा बीएलए के साथ, पाकिस्तान के सपोर्ट में आएगा। देखिए, जो बीएलए के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो सर पे कफन बांध के निकले। ऐसे ही हुँ, पाकिस्तान की ऑपरेसिव आर्मी ने वहां पे हुँ, लोगों पर जुल्म सितम जो कर रहे हैं, इससे अच्छा वो सोचते हैं कि एक बार शहादत देके अपनी फ्यूचर जनरेशन को सेव कर दें। वो हुँ, जज्बा चाइनीज आर्मी में नहीं है, चाइनीज के पीएलए के फोर्स में नहीं है। वहां हुँ, पे आपको मालूम है चाइना में वन चैइल्ड पॉलिसी है, और बाई जी, चांस अगर कोई सोल्जर की डेथ हो जाती है, जो फैमिली का जो लीनियज है वो ही खत्म जी, हो जाएगा। तो कहीं ना जी, कहीं अब चाइना क्या कर रहा है, आपको मालूम है, ड्रोन्स लेके आ रहा है, वो लेके आ रहा है, ह्यूमन मैकेनाइज सोल्जर्स लेके आ रहा है। तो वो एक जो तरीके से वो करना चाहता है वो मशीन के थ्रू करना चाहता है। चाइना अभी हुँ, रिप्लेस कर रहा है क्योंकि उसको मालूम है कि उसकी आर्मी में वो दम नहीं है। बट ये सब जो एक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वॉर गिज्मोस, इनकी एक लिमिटेशंस होती है। क्योंकि जो ह्यूमन ब्रेन जो काम कर सकता है कि वो रियल टाइम डिसीजन लेके वो कैसे अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंज करना होता है, इतना सब समझने के लिए मशीन्स को अभी टाइम लगेगा। और मेरा ये मानना है कि चाइना अभी नहीं चाहेगा कि उसकी जो फोर्स है वो एक्सपोज हो जाए। उनकी जो मैंने बताया ना आपको कि वो नहीं चाहेंगे कि उनकी जो प्रोपेगेंडा है, जो इनके उन्होंने प्रोपेगेंडा पे इतने पैसे खर्चा कर दिया है कि अगर कहीं भी उनको वीक नजर आए तो उनका प्रोपेगेंडा के जितने भी पैसे हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। और आपको मालूम है, जब प्रोपेगेंडा बस्ट होता है, उसके बाद आपके एनिमीज जो जिसके जिनके अंदर आपने डर बैठा के रखा है, वो आपके साथ अलग ही टोन में बात करेंगे। तो जो कोलैटरल डैमेज है चाइना को बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, लेकिन एक बात तो ये है कि चाइना के बीआरआई की बात करें जिसका हिस्सा सीपैक भी है चाइना जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर है। अब सवाल ये होता है कि जो बीआरआई है वो कंप्लीट फेलियर नज़र आता है। जहाँ कहीं भी चाइना ने ये बीआरआई उसके ये पूरा बीआरआई का जाल बिछाया, उससे कई सारी कंट्रीज़ ने तो बिल्कुल पीछा ही छुड़ा लिया कि भई हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं घुसना बीआरआई में। अब सवाल ये आता है कि इतना बड़ा फेलियर उसके बाद भी चाइना एक फसाड ये बनाए हुए है कि हमारी इकोनॉमी बढ़िया चल रही है, सब कुछ एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। ये फसाड कब तक चाइना का चलने वाला है? देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा डेटा है। अगर आप मुझे टाइम देंगे तो 2 से 3 मिनट लगेगा मुझे समझाने में। बिल्कुल हाँ, समझाइए। तो देखिए, चाइना की जीडीपी है 19 ट्रिलियन, उनका डेब्ट बताया जाता है 300% है। तो जी, उनका डेब्ट अराउंड 50 ट्रिलियन प्लस है, ठीक है? और आपको मालूम है, जब मतलब एक चीज़ है, आप $3 दोगे चाइना को, $3 तो $1 ऑफ इंक्रीमेंटल आउटपुट होगा। तो वैसे ही चाइना की इकोनॉमी, आपको मालूम है कि 30% ऑफ चाइनीज़
इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन रियलिटी। तो ये जो रियलिटी सेक्टर्स है, उनकी जो कंपनीज है, एवरग्रांडे है, वांके ग्रुप है, फेंटेशिया होल्डिंग्स है, ये सब उन्होंने अपने ओवरसीज डेट्स पे डिफॉल्ट किया है। वांके ग्रुप ने भी अभी किया है थोड़े दिन पहले, 1 महीने पहले। और उनके बैंक्स जो 4000 बैंक्स है वो कोलैप्स के मोमेंट पे आ चुके हैं। दे आर रेस्ट्रिक्टिंग पीपल टू विड्रॉ कैश। कुछ 2 साल पहले तो बैंक्स के सामने टैंक्स लगा दिए थे इन्होंने, क्योंकि बैंक्स के ऊपर लोगों ने लोग बैंक्स की बाहर कतार में खड़े थे ताकि वो बैंक से पैसा खींच सके। तो चाइना में हालत ऐसी है। देखिए, चाइना का जो ओवरसीज बीआरआई डेप्ट है, इट इज अराउंड $1 ट्रिलियन। अभी जो आपने श्रीलंका की बात की थी, जब वहां पे बीआरआई डेप्ट रीनेगोशिएट हुआ था, चाइना लॉस्ट $7 बिलियन इनटू दैट रीनेगोशिएटेड डेप्ट। और पाकिस्तान के अंदर जो सीपेक है, इट वाज, अगर आपको याद होगा 2015 में, इट वाज प्लान टू बी अराउंड $46 बिलियन। आज उसकी कॉस्ट बढ़ गई है $62 बिलियन। और सीपेक के अंदर जो फर्स्ट 2 फेज है उनके, 2015 टू 2023 और 2023 से 2030, फर्स्ट फेज का सिर्फ 25% वर्क कंप्लीट हुआ है और उसके अंदर भी बहुत सारे इश्यूज है। और आपको मालूम है, बीएलए ने एक तरह से थ्रेट दे दिया पाकिस्तानी फोर्सेस को और चाइनीज फोर्सेस को कि हम आपके ऊपर हमला करेंगे। और चाइना की अभी जो हालत है ना, जो इकोनॉमिकली बहुत ही ज्यादा खराब है। उनकी जो डिमांड है वो खत्म होती जा रही है। ऊपर से यूएस ने ट्रेड सैंक्शन लगा दिए हैं और यूयू ने भी उनके ऊपर ट्रेड सैंक्शन लगा दिए हैं। तो अभी वो माल बेचेगा कहाँ? और आपको मालूम है कि वहां पे उन्होंने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए बैंकों ने राहत दी है, उसके बावजूद भी लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं। जो एक्सेस जो उनकी जो सप्लाई है, उनको समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे डंप करें। प्रॉब्लम वहां पे आ गया। आपके पास अमेरिकन मार्केट गया, आपके पास यूरोपियन मार्केट गया, आपके पास इंडियन मार्केट का एक्सेस नहीं है, तो आप बेचोगे कहाँ? चाइना के पास एक ही चीज है, ये 3 बड़े मार्केट अगर उसके पास रहते हैं तो उसकी इकोनॉमी के अंदर थोड़ी जान आती है। और ओके। एक और एक चीज है, और जी। एक और एक चीज है, जो बीआरआई की कंट्रीज में जिन्होंने इनको डेप्ट देके रखा है, मेजर कंट्रीज डिफॉल्ट के कगार पे है। तो आप सोचिए, अच्छा। आपका डेप्ट टू जीडीपी रेशियो 300% है। अमेरिका का डेप्ट टू जीडीपी 122% है, उसमें इलॉन मस्क रोते जा रहे हैं। आप सोचिए, यहाँ पे सी जिनपिंग 300% डेप्ट टू जीडीपी पे भी आराम से बैठे हैं। तो प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा है। ये कैसा बुलबुला है, जब फटेगा तो एक तरह से फिनेंशियल कोलैप्स आएगा वर्ल्ड में। जी, बिल्कुल। और अब देखते हैं कि ये सारी सूरत हाल कहाँ पहुँचती है और फ़िनलैंड ने जो भारत के साथ डिफेंस कॉर्पोरेशन की बात कही है, इस पे भी क्या कुछ आगे अपडेट्स आएँगे, उस पे हम चर्चा करेंगे। उमेश जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम, अंबर जी। जय सिया राम।